हेलो दोस्तों। आज हम एने फ्रैंक की डायरी के माध्यम से एक अनोखी दुनिया में प्रवेश करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई यह डायरी न केवल एने के जीवन की कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन के मूल्यों और संघर्षों के बारे में भी सिखाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एने के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि उनके संबंध, उनके सपने और उनके डर। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी डायरी के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा किया और जीवन की सच्चाई के बारे में बताया। तो आइए एने फ्रैंक की डायरी के माध्यम से एक अनोखी यात्रा पर निकलें और जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को विद वन वर्ड एक्सप्लेनेशन। चैप्टर के टेक्स्ट को शुरू करने से पहले एने फ्रैंक की लाइफ के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, एने फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। उनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में जर्मनी के बर्गन बेल्सन में हुई, जब वो केवल 15 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु टाइफस से हुई और उन्हें मार्गरेट फ्रैंक के साथ बर्गन बेल्सन नरसंहार शिविर में दफनाया गया था। दोस्तों, उनकी ये डायरी, जिसे उनके पिता ऑटो फ्रैंक ने प्रकाशित किया था, आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और हॉलोकॉस्ट के दौरान अनुभवों को साझा करती है। So friends, the text begin with the words, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. तो यहाँ पर एने कहती हैं कि डायरी लिखना मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए वास्तव में एक अजीब अनुभव है। यानी कि वो कहना चाहती हैं कि उन्होंने डायरी लिखना अजीब लग रहा है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी भी डायरी को नहीं लिखा। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will interested in the musings of 13-year-old schoolgirl। ठीक है, तो फर्दर शी स्पीक्स, वो कुछ और ओपिनियन ऐड करती। वो कहती है, ना केवल इसलिए कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी को 13 साल की स्कूल की लड़की के विचारों में दिलचस्पी होगी। यहाँ पर म्यूजिंग्स का मतलब है विचार। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहना चाहती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनके विचारों में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ओह वेल, इट डज नॉट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। राइट, फिर वो कहती, खैर कोई बात नहीं, मुझे लिखने का मन है और मुझे अपने दिल की हर तरह की बातें बाहर निकालने की और भी बड़ी ज़रूरत है ना। यहाँ पर आप एक फ्रेज देखेंगे कि गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। इसका मतलब है कि मन की दबी बातों को कह देना या दिल को हल्का करना। ठीक है दोस्तों, एने सेज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक एक दिन जब घर पर थी, ठीक है, तो उनके मन में काफ़ी कुछ विचार आ रहे थे और उन्हीं विचारों में से एक उनका विचार था कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। ये कहावत मैंने उन दिनों सोची जब मैं घर पर थी। यहाँ पर एने ये कहना चाहती कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, और ये कहावत मैंने उन दिनों में से एक दिन सोची। यानी कि एने का मतलब है कि कागज़ चुपचाप आपकी बातों को सुन लेता है और शिकायत भी नहीं करता है। ठीक है, फिर कहती हैं कि when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि उस दिन मैं थोड़ा सा उदास थी, डिप्रेस महसूस कर रही थी। राइट, अपने हाथ को अपने थोड़ी पर लिए ऊब चुकी थी और सुस्त बैठी थी। लिस्टलेस का मतलब होता है दोस्तों सुस्त होना। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि जब मैं उस दिन अपने घर पर थी और उदास महसूस कर रही थी और ऊब चुकी थी, राइट, और सुस्त महसूस कर रही थी और सोच रही थी वेदर टू स्टे इन और गो आउट, यानी कि अंदर रहूं या बाहर जाऊं। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहती है आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as a diary। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया। राइट, उन्होंने एक गहरी सोच में, ब्रूडिंग का मतलब होता है एक डेप्थ थॉट, एक गहरी सोच में उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया और उन्होंने कहा कि हाँ, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है।
राइट, क्योंकि उनका प्लान है कि वो अपनी इस स्टिफ बैक नोटबुक जिसको डायरी कहा जाता है, वो उस डायरी को किसी को भी नहीं पढ़ने देने वाले हैं। राइट, जब तक उन्हें कोई अपनी लाइफ में जब तक उन्हें एक सच्चा फ्रेंड नहीं मिल जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। राइट, और फिर वो कहते तब भी शायद इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। Now I am to the point that prompts me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती कि मैं अब वापस उसी बात पर आती हूँ जिसने मुझे पहली बार में डायरी के लिए प्रेरित किया। राइट, उसका रीज़न है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ठीक है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। राइट, तो वो यहाँ पर ये रीडर्स को और बताना चाहती हैं कि मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरी इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं होगा कि 13 साल की लड़की जो इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेली है। राइट, जो इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेली है, एंड आई एम नॉट, लेकिन नहीं भी है। I have loving parents, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. ठीक है, और फिर वो कहती है कि मेरे पास मेरे प्यारे माता पिता और एक 16 साल की बहन है, और घर में लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक क्या कहती है कि वैसे तो कहने को मेरे पास माता पिता, एक 16 साल की बहन है, राइट, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। यानी कि सरफेसली ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के, है ना। यानी कि आने के पास बहुत सारे लोग हैं, राइट, बहुत सारे परिचित लोग हैं, लेकिन कोई भी गहरा दोस्त नहीं है। ऐसा यहाँ पर एन फ्रैंक रीडर्स को बताना चाहते हैं। आगे देखते हैं। दिया हुआ है ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। ठीक है, तो वो ये कहती हैं कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मज़े करने के बारे में सोचती हूँ। राइट, हैविंग अ गुड टाइम का मतलब होता है मज़े करने के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मज़े करने के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण रोज़मर्रा की बातों के अलावा कुछ और बात नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। राइट, और फिर वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और शायद यही कारण है कि हम एक दूसरे से मन की बातें नहीं कर पाते। कन्फाइड का मतलब होता है मन की बातें नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन any case that's just how things are and unfortunately they are not liable to change। ठीक है, और फिर उसके बाद एन फ्रैंक कहती हैं किसी भी हाल में हमारी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें हैं, राइट, और जो अनफॉर्चुनेटली यानी कि जो दुर्भाग्यपूर्व आगे चलकर बदलने की भी जिनकी संभावना नहीं है। और इसी का रीज़न है दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी। राइट, और यही रीज़न है कि मैंने डायरी को लिखना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, to enhance the image of long awaited friend in my imagination. I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि उन्होंने अपनी कल्पना में एक लंबे समय से एक दोस्त का इंतज़ार किया है। राइट, यानी कि एक लंबे समय से प्रतीक्षित दोस्त की छवि को बढ़ाने के लिए, राइट, उन्होंने फैसला किया है कि वो किसी भी तरीके के, ठीक है, फैक्ट्स को नहीं राइट करेंगी। राइट, जॉट डाउन द फैक्ट्स का मतलब होता है कि वो सिर्फ तथ्यों को नहीं लिखना चाहती हैं, राइट, बल्कि वो चाहती हैं कि ये डायरी मेरी दोस्त बने। राइट, वो बोल रही हैं कि बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड कीटी। और इसलिए मैं इस डायरी को किटी नाम देना चाहती हूँ। यानी कि वो अपनी डायरी को एक व्यक्तिगत पहचान दे रही हैं। ठीक है,
फिर वो कहती हैं कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर प्लंग राइट इन, I'd better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. ठीक है, तो यहाँ पर आने कहती हैं कि चूंकि अगर मैं सीधे शुरुआत करूंगी, प्लंग राइट इन का मतलब है सीधे शुरुआत करना, ठीक है, तो वो कह रही कि अगर मैं सीधे शुरुआत करूंगी तो किटी को सुनाई गई मेरी कहानियों का एक भी शब्द कोई नहीं समझेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय दूं, हालांकि मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसा एने यहाँ पर कहती है। तो ओवरऑल एने ये कह रही है कि एक ऐसा फ्रेंड जिसको उन्होंने एक लंबे समय तक इंतजार किया है, राइट, उसको अब वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो उस डायरी को ही अपना दोस्त बना लेना चाहती हैं, और जिसके लिए वो उन्हें एक नाम दे रही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. तो यहाँ पर एन फ्रैंक अपने फादर का इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती हैं कि मेरे पिता, जो अब तक के सबसे प्यारे पिता हैं, उन्होंने मेरी माँ से शादी तब तक नहीं की जब तक वो 36 साल के और उनकी माँ 25 साल की नहीं हो गई। My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany 1926. I was born on 12 June 1929. Right? So यहाँ पर एन फ्रैंक अपनी फैमिली को इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ अपनी सिस्टर के बारे में भी बताती है। वो कहती हैं कि मेरी बहन, जिनका नाम मार्गरेट है और जिनका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ, राइट। और फिर वो उसके बाद कहती हैं कि आई वॉज बॉर्न 12 जून 2029 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। ठीक है, 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक बताती हैं कि मेरे पिता, राइट, यानी कि मेरे फादर, ठीक है, 1933 में हॉलैंड चले गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया, इमिग्रेटेड। इमिग्रेटेड का मतलब होता है एक देश से दूसरे दूसरे जगह जाकर बस जाना। ठीक है, उसके लिए जनरली इमिग्रेशन टर्म का यूज किया जा सकता है। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट with him to the Holland in September while Margaret and I were sent to Aachen to stay with the grandmother. ठीक है, तो यहाँ पर नैरेटिव बताती हैं कि जो मेरी मदर है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ठीक है, वो भी उनके साथ हॉलैंड गई सितंबर के मंथ में, और वहीं मेरी बहन मार्गरेट एंड आई वो सेंट टू ऑचन टू स्टे विद अ ग्रैंडमदर, और मुझे और मेरी बहन, ठीक है, मार्गरेट को ऑचन भेजा गया हमारी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दिया हुआ है कि मार्गरेट went to Holland in December and I followed in February when I was flung down on the table as a birthday present for Margaret. ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक बताती हैं कि मार्गरेट को, ठीक है, हॉलैंड दिसंबर के मंथ में भेजा गया और उसके बाद फरवरी के महीने में, ठीक है, मुझे हॉलैंड भेजा गया, और वो वहां पर मेरा जाना मार्गरेट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट के जैसा था। ठीक है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th form my teacher was Mr. Cuperus, the headmistress. At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. ठीक है, तो यहाँ पर नैरेटर बताती हैं कि आई स्टार्टेड अवे द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यानी कि वहीं पर मैंने अपनी एजुकेशनल शुरुआत की, एंड आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। ठीक है, और मैं वहां पर क्लास 6 तक, यानी कि कक्षा 6 तक, छठी कक्षा तक मैंने वहां पर पढ़ाई की। और फिर वो बता रही हैं कि आई वॉज एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म। इन 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, यानी कि वो कह रही हैं कि 6th क्लास में मेरी जो टीचर्स थी वो मिसेस क्यूपरस थी, राइट, जो लेटर ऑन, राइट, जो प्रधानाध्यापिका यानी कि हेड मिस्ट्रेस भी थी। एंड साल के अंत में, राइट, साल के अंत में at the end of the year we were both in tears, we said heart breaking farewell, है ना, यानी कि वो बता रहे हैं कि साल के अंत में
जब हमने एक दिल दहला देने वाली राइट विदाई ली तो हम दोनों रो रहे थे। दैट्स मीन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ये बता रही हैं कि उनकी अपनी हेड मिस्ट्रेस से एक काफ़ी अच्छे कनेक्शन थे, अपनी टीचर से एक काफ़ी इमोशनल कनेक्शन थे, और जब उनको वहाँ से जाना पड़ा था, जब उनकी वहाँ से फेयरवेल हुई थी, तो वो दोनों ही उस वक्त रो रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दिया हुआ है in the summer of 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, यानी कि 1941 की समर्स में जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, यानी कि उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विद अ लिटिल सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर एन फ्रैंक रीडर्स को बताते हैं तो उस साल राइट उनका जो जन्मदिन का जो उत्सव होता था, जो सेलिब्रेशन होता था राइट, वो बहुत छोटा मोटा ही मनाया गया। ठीक है, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। ठीक है, यानी कि उनकी दादी की मृत्यु जनवरी 1942 में हुई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर राइट, यानी कि वो यहाँ पर बताना चाहती हैं कि किसी को भी नहीं पता है कि मैं उनको कितना ज़्यादा पसंद करती थी और मैं उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लेट अलॉन्ग विद द रेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि फिर फॉलोइंग बर्थडे, यानी कि जो उनका आने वाला जो उनका जन्मदिन था, जो पिछले जन्मदिन की कमी पूरा करने के लिए मनाया गया था, और अल्टीमेटली यानी कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दादी माँ की याद में उस सेलिब्रेशन को किया था राइट, जिसमें राइट उन्होंने दादी माँ के नाम की मोमबत्ती को भी बाकी मोमबत्ती के साथ जलाया था। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, यानी कि फोर ऑफ अस का मतलब उनकी फैमिली, ऑटो फ्रैंक द फादर ऑफ एन फ्रैंक, एंड उनकी मदर और मार्गरेट फ्रैंक जो सिस्टर हैं, एंड एन फ्रैंक, यानी इन चारों लोगों की बात की गई है। तो वो कहना चाहते हैं कि हम चारों अभी भी ठीक हैं राइट, हम चारों अभी भी ठीक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी राइट। तो वो कह रही हैं कि हम चारों अभी भी ठीक है, और अब मुझे वर्तमान तिथि यानी कि प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 तक ले आता है, और ये मेरी डायरी के गंभीर समर्पण तक का दिन है। ठीक है, सोलेम डेडिकेशन का, सोलेम का मतलब होता है गंभीर राइट, एंड डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। तो पर्टिकुलरली अभी तक जो हम देख रहे थे वहाँ पर एन फ्रैंक अपनी डायरीज को लेकर एक्सपीरियंस, वो डायरी क्यों राइट करती हैं, उनकी अपनी फैमिलीज के साथ क्या टर्म्स थे राइट, क्यों वो डायरी राइट करती थी, अपनी फैमिली के पास्ट लाइफ के बारे में सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पीछे देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, करते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें एन फ्रैंक अपनी लाइफ के एक इंस्टेंस को शेयर करती है अपनी डायरी किटी के साथ। ठीक है दोस्तों, जहां पर वो कहती हैं कि डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स एंड द रीजन ऑफ कोर्स द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक बताती हैं कि हमारी पूरी क्लास डर से कांप रही थी। ठीक है, और उसका रीज़न ऑब्वियस है, क्योंकि बहुत जल्दी मीटिंग में राइट उनके टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि नेक्स्ट क्लास में कौन प्रमोट होगा और किसे फेल किया जाएगा राइट। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स, यानी कि आधी जो क्लास है वो शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jags, who have staked their entire holiday saving on their beds। ठीक है, जीएन और मैं राइट पीछे बैठे दो लड़कों पर हंस रहे थे, जिनका नाम है सीएन एंड जैक्स, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग्स को शर्त में लगा दिया था। एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यू आर एंड आई एम नॉट। और सुबह से शाम तक बस यही चलता रहता था कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, और इस तरीके की आपस में लोग बात करते रहते थे, सारे बच्चे बात करते थे। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जीएस के जो नेचुरल जो भाव होते थे, जो जीएस के जो नेचुरल भाव होते थे, और जो मेरे गुस्सा भरे जो देखने का तरीका था, वो भी उनको शांत नहीं कर पाता था।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि इफ़ यू आस्क मी, यानी कि एन फ्रैंक कहती हैं कि अगर आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि अगर मुझसे पूछो तो क्लास में इतने सारे डमीज हैं, यानी कि इतने सारे मूर्ख हैं कि क्लास के लगभग एक चौथाई बच्चों को फेल कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीचर इस धरती पर सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं, यानी कि सबसे अप्रत्याशित होते हैं। ठीक है, जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया सकता। आई एम नॉट सो मच वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स and myself will make it, right? We will make it. The only subject I am not sure about the maths, right? तो वो बोलते हैं कि मुझे अपने बारे में चिंता नहीं थी और ना ही मुझे मेरी गर्ल्स में जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके बारे में चिंता थी। वी विल मेक इट, हमें पता था कि हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ द मैथ्स। कहती लेकिन हाँ, मुझे एक सब्जेक्ट से डर था, केवल एक विषय के बारे में मुझे पक्का नहीं पता था, वह है गणित, राइट? वो है मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। वो कहती है लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा, राइट? अनटिल दैन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। और तब तक बस हम एक दूसरे से यही कह सकते हैं कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर वो कह रहे हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मेन एंड 2 women। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लगभग मेरे 9 टीचर्स हैं और मेरे सारे ही 9 टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 women, यानी कि जिसमें से 7 मेंस हैं और 2 women's हैं। ठीक है, और उन सारे टीचर्स से जो मेरे रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर एन फ्रैंक बोलती हैं। किसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक अपने मैथ्स टीचर के साथ के रिलेशन को बताते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर किसिंग जो मुझे गणित पढ़ाते हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, राइट? ओल्ड फॉगी दोस्तों वैसे तो एक मजाकिया शब्द है। ठीक है, तो वो इस बात को बताती हैं कि मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। तो वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं बातें बहुत करती थी। ठीक है, आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और कई सारी वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, राइट? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे एक ऐसे राइट करने को दिया, राइट? पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने मुझे एक ऐसे राइट करने को दिया और उस ऐसे का टाइटल था अ चैटर बॉक्स, यानी कि एक बातूनी। उन्होंने अ चैटर बॉक्स, what can you write about that? I'd worried about later. I decided. I jotted down the title in my notebook and tucked in my bag and tried to keep quiet. राइट, तो जैसे उन्होंने मुझे वो टॉपिक दिए राइट करने के लिए, तो पहले तो मैंने सोचा मैं इस बारे में क्या लिख सकती हूँ, और फिर मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने ये सोचा कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, और सिंपली मैंने उस टाइटल को नोटबुक में राइट किया और उस नोटबुक को अपने बैग में रख लिया, राइट? और शांत रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. यानी कि एनी कहती है कि उस शाम जब मैंने अपने बाकी का होमवर्क को ख़त्म कर लिया तो निबंध के बारे में नोट मेरी नज़र में आया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen, right? और फिर वो कहती कि मैंने अपने फाउंटेन पेन के नोक को चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up the convincing arguments to prove the necessity of the talking, right? वो कहती हैं कि कोई भी इधर उधर की बातें लिख सकता था और शब्दों के बीच बड़े अंतराल को छोड़ सकता था, लेकिन चाल ये थी कि बात करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत किए जाएं। ठीक है दोस्तों, I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages for Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. ठीक है, तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि मिस्टर किसिंग द्वारा दिए गए होमवर्क के बारे में मैंने सोचा और बहुत ज़्यादा सोचा, और फिर मेरे मन में एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied.
तो यहाँ पर वो कहती हैं कि फिर मैंने मिस्टर किसिंग द्वारा दिए गए होमवर्क के लिए 3 पेजेस राइट किया और उनको राइट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, है ना? और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी राइटिंग में ये तर्क दिया कि बात करना एक छात्र की विशेषता है, राइट? And that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits, है ना? तो फिर वो यहाँ पर क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि बात करना एक स्टूडेंट की ट्रेट है, राइट? और जिसे वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन फिर वो इस बात को भी कहती हैं कि लेकिन वो इस आदत को खुद से कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी माँ भी उनके ही जितना बात करती हैं, राइट? और वो ये कहती हैं कि उनकी मदर की जो हैबिट है, ठीक है, वो उन्हें वंशानुगत लक्षणों के तहत उनको मिली ही है, राइट है। यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है वो उन्हें अपनी मदर से मिली और जिसको लेकर वो कुछ भी नहीं कर सकती है। ऐसा ये यहाँ पर अपने पॉइंट से प्रूव करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर नैरेटर कहती कि मिस्टर किसिंग ने जब मेरी इन बातों को पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हंसे। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन फिर जैसे ही मैंने फिर से बात करना शुरू किया, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, राइट? तो उन्होंने दोबारा से मुझे एक ऐसे राइट करने के लिए दिया। एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और इस बार जो उन्होंने मुझे राइट करने के लिए टॉपिक दिया था, राइट, उस टॉपिक का नाम था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि कभी ना सुधार करने वाली एक बातूनी लड़की, राइट? ऐसा करके उन्होंने टाइप टॉपिक दिया। आई हैंडेड इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। और फिर उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मैं शांत बैठूं और उसके बाद आने वाले 2 पीरियड में, आने वाले 2 लेसन्स में उन्हें मेरे लिए कंप्लेन करने का मैंने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड इनफ। लेकिन तीसरे लेसन्स में जब उन्होंने फिर से मुझे बात करते हुए सुना, राइट, तो उन्होंने मुझे एक पनिशमेंट के तौर पर, राइट, एक फिर से टाइटल राइट करने को लिए दिया, राइट? और वो क्या था? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, द क्लास रोड आई हैड टू laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि ऐसा होने के बाद पूरी क्लास जो है हंसने लगी और मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि मैंने चैटर बॉक्स के विषय पर अपनी सरलता को लगभग समाप्त कर दिया था। ठीक है, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और एन फ्रैंक कहती हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कुछ रियल राइट करना पड़ेगा, कुछ कुछ ओरिजिनल राइट करना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैनी, who good at poetry, offered to help me write the essay from the beginning to end in verse and I jumped for joy। राइट, और फिर उसके बाद वो कहती कि मेरी दोस्त सैनी जो कविता में अच्छी है, राइट, उसने मुझे शुरुआत से लेकर लास्ट तक, राइट, कविता में निबंध लिखने में मदद की, राइट। और ऐसा करने के बाद, और उसने ऐसा करने के बाद उसे मेरे सामने रिप्रेजेंट किया और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुशी से उछल पड़ी, राइट। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him। और यहाँ पर वो कहती हैं कि मिस्टर किसिंग जो मुझे इस टॉपिक के साथ, राइट, मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट, मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगी कि ये मजाक उन पर ही भारी पड़ेगा, राइट। चलिए, तो दिया हुआ है आई फिनिश माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, राइट। और फिर उसके बाद वो क्या कहती हैं? फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने उस पोम को ख़त्म किया, ये बहुत ही सुंदर पोम थी। ठीक है, it was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि मैंने एक कविता राइट की, मैंने एक पोम राइट की और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पोम थी जिसमें उन्होंने एक माँ बतख और एक पिता हंस के बारे में लिखा, राइट, जिनके 3 बच्चे थे और बतख के बच्चे पिता द्वारा बहुत अधिक क्वैक क्वैक करने के कारण मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सौभाग्य से मिस्टर कीसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। ओके दोस्तों,
he read the poem to the class and adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing always make jokes these days, yours Annie, और ऐसे करके यहाँ पर एनी का ये जो पर्टिकुलर इंस्टांस जो वो शेयर करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर किसिंग, राइट, मिस्टर किसिंग ने उस पर्टिकुलर उसको मजाक को सही तरीके से लिया और उन्होंने कक्षा के सामने, राइट, क्लास के सामने उस कविता को पढ़ी और बल्कि उन्होंने काफ़ी अपने खुद के कमेंट किए, राइट, पॉजिटिव कमेंट किए और उन्होंने उस पोम को कई अदर क्लासेस में जाकर भी सुनाया, राइट। और तब से वो मुझसे बहुत पॉजिटिवली बात करने लगा और उन्होंने मुझे भी बात करने के लिए अलाउ किया और उसके बाद उन्होंने कभी भी मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। इसके कॉन्ट्रेरी, राइट, मिस्टर किसिंग, राइट, इन दिनों उनसे काफ़ी ज़्यादा मजाक करने लगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर ख़त्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमारा एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को और अपने सजेशंस हमें ज़रूर दें, राइट दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने पूरे चैप्टर को देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।